हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पे हम विशेषता देखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला विशेषता हो गया। अब यहाँ पे दूसरा विशेषता देख लीजिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है, तो ये दूसरा विशेषता हो गया। अब यहाँ पे तीसरा विशेषता देख लीजिए, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ये वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, तो ये तीसरा विशेषता हो गया। अब यहाँ पे चौथा विशेषता देख लीजिए, प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो ये चौथा विशेषता हो गया। और पांचवा विशेषता देख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। तो पांचवा विशेषता यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के जितना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि धातुओं के भौतिक गुण का उल्लेख करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको धातुओं के भौतिक गुण का उल्लेख करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण यहाँ पे देखिए, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो धातु होते हैं इनके बाह्यतम यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा गुण देखेंगे, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तीसरा गुण देखिए यहाँ पे, धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। इसे पीट कर कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं ये आघातवर्धनीय होती हैं और इसे पीट पीट कर कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। और सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? तो सोना है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं चौथा गुण, धातुएं तन्य होती हैं, इसे खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं ये तन्य होती हैं और इसे खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और यहाँ पे पांचवा गुण देखिए, धातुएं उष्मा एवं विद्युत का चालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये उष्मा और विद्युत का चालक होती हैं। और छठा गुण यहाँ पे देखिए, धातुओं का दौर्णांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। जो धातुएं होते हैं इनके दौर्णांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। सातवां गुण देखिए यहाँ पे, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। जो धातु होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए आठवां गुण, सभी धातुएं कठोर होते हैं। जो सभी धातुएं होते हैं ये कठोर होते हैं। और यहाँ पे नौवां देख लीजिए, हथौड़ी से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर।
3 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन है कैसे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी क्या है और यह एक अच्छा ईंधन है कैसे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलपीजी क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका भंडारण सीमित है और यह आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। जो एलपीजी होता है यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। यह एक गंधहीन गैस है। जो एलपीजी है यह एक गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए एथिल मार्केप्टॉन मिलाया जाता है। जो एलपीजी है यह एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं पाया जाता है, तो इसमें गंध के लिए हम एथिल मार्केप्टॉन मिलाते हैं। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। एलपीजी का उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब हम यहाँ पे एलपीजी के गुण देखेंगे। तो यहाँ पे पहला गुण देखिए, एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान अधिक होता है। जो एलपीजी गैस होता है इसका जो ऊष्मीय मान होता है ये अधिक होता है। दूसरा गुण यहाँ पे देखिए, यह धुआं रहित गैस है। जो एलपीजी है यह धुआं रहित गैस है, इसको जलाने पर धुआं नहीं निकलता है। तीसरा गुण देखिए, एलपीजी को जलाने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। जो एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको जलाने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। चौथा देख लीजिए यहाँ पे, एलपीजी सस्ता होता है। जो एलपीजी होता है ये सस्ता होता है, इसीलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एलपीजी क्या है और यह एक अच्छा ईंधन है कैसे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है और इसके गुण और उपयोगों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। अब हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण का गुण देखेंगे। तो यहाँ पे पहला गुण देखिए, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होता है। जो विरंजक चूर्ण है ये पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है, यानी तीखी गंध आती है। दूसरा यहाँ पे देखिए, जल में घुलनशील है लेकिन पूरी तरह जल में नहीं घुलता है। जो यहाँ पे विरंजक चूर्ण होता है ये जल में तो घुलनशील होता है लेकिन ये पूरी तरीके से जल में नहीं घुलता है। तीसरा गुण देख लीजिए, यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को खो देता है। जो विरंजक चूर्ण होता है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को खो देता है। तो ये विरंजक चूर्ण का गुण था। अब हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण का उपयोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहला उपयोग देखिए, कागज तथा कपड़ों उद्योगों में विरंजक के रूप में। यहाँ पे देखिए कागज तथा कपड़ों के उद्योग में विरंजक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे पेयजल के रोगाणु को नष्ट करने में करते हैं। जो पेयजल होता है यानी जो पीने वाले जल होते हैं उसमें जो रोगाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा देख लीजिए, यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम और नर्म होता है। जो शुद्ध सोना होता है ये बहुत ही मुलायम और नर्म होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया
जा सकता। जब सोना मुलायम और नर्म होगा तो इसे हम आभूषण नहीं बना सकते हैं। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। जो नर्म सोना होता है यानी जो शुद्ध सोना होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो तांबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि आभूषण बन पाए। जब यहाँ पे देखिए शुद्ध सोना में जब हम तांबा या चांदी मिला देते हैं तो वो कठोर हो जाता है और उससे हम आभूषण बना पाते हैं। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्रायः 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में जो आभूषण यानी गहने बनते हैं ये कितने कैरेट सोना से बनते हैं, तो 22 कैरेट सोना से बनते हैं, जिसका अर्थ है 22 भाग सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यहाँ पे देखिए 22 कैरेट सोना का अर्थ क्या हुआ कि इसमें 22 भाग क्या होगा, सोना होगा और 2 भाग तांबा या चांदी उसमें मिला दिया जाएगा ताकि वो कठोर हो जाए और उससे आभूषण आसानी से बन पाए। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसे ही क्लास अभी खत्म होगा इसका पीडीएफ आप लोग जाके हमारे वेबसाइट पे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।